नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर 2026 सीपीसीटी एग्जाम के लिए। इस सीरीज में आज हमारे पास में है 13वें नंबर का ये वीडियो है। इसके पहले के 12 जितने वीडियो हम लोगों ने अपलोड करे हैं उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक, वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी जहां आप टाइपिंग कर सकते हो। साथ में आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक। लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ पर ईजी मिल जाएंगे। हमारे पास पे ये वीडियो है, इसके आज के जो वीडियो है थोड़े से यहाँ पे आपको फुल फॉर्म्स अच्छे मिलने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन हम लेके चलने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन, एक प्रश्न में 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाने वाले हैं। बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। और याद रखिएगा ये मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट अगर कोई लेना चाहे इसकी वैलिडिटी अभी एग्जाम तक की ही है, ये जरूर याद रखिएगा। तो अगर लेना चाहे तो ये ले सकते हैं। फुल कोर्स अभी एडमिशन हमने बंद कर दिए। नवंबर के एग्जाम के लिए हम लोग इसी महीने कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे पास में है। लेजर प्रिंटर में पेपर पर टोनर ट्रांसफर होने से पहले टोनर रहता है, ये चीज याद रखना आप कि हमारे पास जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें डस्ट होती है, जो पाउडर होता है, जो इंक हम उसमें यूज करते हैं उसको टोनर कहते हैं। टोनर ट्रांसफर होने से पहले जिस कंपोनेंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बनाती है उसे सामान्यतः क्या कहा जाता है। हमको ये तो पता है कि लेजर प्रिंटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग करता है, याद रखना ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब हम किसके ऊपर ट्रांसफर करता है, वो हमको बोल रहा है प्रिंट नीडल। प्रिंट नीडल जो होती है ये बेसिकली हमारे पास में डीएमपी प्रिंटर में होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो डीएमपी प्रिंटर हम पढ़ते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसमें छोटी छोटी क्या होती है, नीडल्स होती है, उससे वो प्रिंट करता है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है तो वहां पर बताना। रिबन की बात करें तो रिबन भी हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर में यूज होती है, लेजर प्रिंटर में रिबन नहीं रहती है। आपने देखा टोनर रहता है। डीएमपी प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास में जो डेजिबल हो गया, इसमें सारे में रिबन का यूज किया जाता है, याद रखना। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, दोनों डीएमपी के हो गए। हमारे पास में है फोटो रेस्ट्रिक्टर ड्रम। तो फोटो रेस्ट्रिक्टर ड्रम जो होता है ये हमारे पास में इसमें होता है किसमें, लेजर प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर में कार्ट्रिज होती है और कार्ट्रिज के अंदर हमको ड्रम मिलता है और ये वही ड्रम होता है जिस पर जो टोनर होता है ये पेपर पे ट्रांसफर होने के पहले कहा जाता है, पहले इस ड्रम पे जाता है और ड्रम के बाद फिर पेपर पे ट्रांसफर होता है। फिर पेपर को 1000 डिग्री पे गर्म किया जाता है, उसके बाद उस पर वो प्रिंट छप जाता है। हमारे पास में इंक नोजल हमारे पास में इंकजेट प्रिंटर में होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर क्या बचा है, ये इंकजेट का क्वेश्चन है। ये दोनों हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर हम बोले डीएमपी प्रिंटर के लिए आंसर बनने वाले हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर याद से करें। जो लोग नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर याद से दबाएं, क्योंकि हमारे जो हम लोग क्वेश्चन है पढ़ते हैं डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। कई प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी या रेजोल्यूशन सामान्यतः किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है ना। कोई प्रिंटर या मान लो कोई प्रिंटर, किसी भी प्रिंटर की जो क्या बात कर रहा है ये क्वालिटी। देखिए यहाँ पे दो जगह हम उलझ जाते हैं या कंफ्यूजन हम लोग को रहता है। एक रहता है प्रिंटर की स्पीड और एक होता है प्रिंटर की क्वालिटी। दो जगह पे प्रिंटर की स्पीड के लिए क्वेश्चन याद रखना। स्पीड हम लोग प्रिंटर की स्पीड नापते हैं, हमारे पास 3 पैमाने होते हैं। पहला हमारे पास में होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, सीपीएस में नापते हैं हम लोग, कैरेक्टर पर सेकेंड। दूसरा हमारे पास में आता है लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट में नापेंगे। और तीसरा हमारे पास में होता है पेज पर मिनट। तो ये जो 3 पैमाने हमारे पास में है ये है बेसिकली स्पीड के लिए। अब जब क्वालिटी की बात आएगी तो क्वालिटी के लिए याद रखना हमारे पास क्या है, हमारे पास में है डीपीआई, डॉट पर इंच। ठीक है, यहाँ पे आरपीएम हमको दिया है, जैसे कि हम इसको रिसोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं हम लोग, या राउंड पर मिनट भी हम लोग बोल देते हैं। बेसिकली जो चीजें घूमती है, चाहे हार्ड डिस्क घूम रही हो या उसका सीपीयू का फैन घूम रहा है, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, याद रखिएगा। गीगा हर्ट्स की अगर हम बात करें तो गीगा हर्ट्स बेसिकली हमारे पास जो सिस्टम की क्लॉक होती है उसकी स्पीड नापने के लिए हम हर्ट्स का यूज करते हैं, तो वही से गीगा हर्ट्स है। एमबीपीएस बोल रहा हमको मेगाबाइट पर सेकेंड। तो मेगाबाइट पर सेकेंड जो होती है बेसिकली ये इंटरनेट पे जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी दर होती है। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर की दर होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन के आंसर पता चल गया आपको, क्वेश्चन भी पता चल गया। अगला है हमारे पास में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट पहले लिखे गए डाटा को इरेज करके
कई बार नया डेटा दोबारा लिखने के लिए सुविधा देता है। ऑप्टिकल डिस्क की बात हो रही है, तो ऑप्टिकल डिस्क में ऐसी कौन 3 प्रकार की डिस्क आती है बेसिकली ऑप्टिकल डिस्क सारी, चाहे सीडी हो, डीवीडी हो या ब्लू-रे डिस्क हो। तो कौन सी ऐसी डिस्क है जिसमें हम बार बार डेटा मिटाकर और बार बार डाटा नया वाला हम लोग डाल सकते हैं? हमारे पास में यहाँ पर है CDR। CDR के लिए आपको बता दूं मैं, CDR हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डेबल। आर का मतलब क्या होगा? रिकॉर्डेबल। और CDR जिस भी CD के ऊपर लिखा हो वो बेसिकली ब्लैंक CD होती है। कौन सी होने वाली है वो? ब्लैंक CD, जो खाली CD मार्केट से हम लोग खरीदते हैं वो। CD की जगह चाहे DVD लिखा हो या BD लिखा हो, अगर R लिखा है मतलब वो ब्लैंक है। इसके बाद हमारे पास CD रोम आता है। CD रोम मतलब रोम रीड ओनली मेमोरी, मतलब बाजार से हमने वो वाली CD खरीदी है जिसके अंदर पहले से डेटा है, चाहे गाने हो सकते हैं आपके, या फिर आपके मूवी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, गेम वगैरह हो सकते हैं, उसके अंदर पहले से है। हम लोग सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो रीड कर सकते हैं, करेक्शन या चेंजेस उसमें नहीं कर सकते, मिटा भी नहीं सकते। तो वो आगे आपके पास ये वाला प्रश्न हमको बोल रहा है कि मिटाकर इरेज करके और बार बार नया डेटा हम डाल सकते हैं। वो हमको मिलता है किसमें? CDRW में। RW मतलब रीराइटेबल। तो इस CD को हम कितने बार भी इसके डेटा को मिटाकर और फिर से राइट कर सकते हैं जब तक कि खराब ना हो। और याद रखना कि इधर CD लिखा है, ये सेम आंसर, ये तीनों के तीनों सेम आंसर बनते हैं DVD के लिए, सेम आंसर बनते हैं ब्लू-रे डिस्क के लिए। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। ऑडियो CD ओनली ये तो होगा नहीं, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या आपके पास में? C वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट विशेष रूप से बहुत बड़ी संख्या में ग्राफिक्स रिलेटेड कैलकुलेशन पैरेलल रूप में करने के लिए डिजाइन किया गया है ना? इसकी जो लैंग्वेज है ये हमारे जैसे एग्जाम में लैंग्वेज आती है वैसी रखी गई है, तो आपको समझने में आसानी होगी एग्जाम में। तो हमारे पास एक ऐसे हार्डवेयर के बारे में पूछ रहा है जो विशेष रूप से क्या है? बहुत बड़ी संख्या में ग्राफिक्स रिलेटेड कैलकुलेशन करता है। देखते हैं हमारे पास में यहाँ पर सीमोस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको। क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होती है, जो हमारा डेट टाइम वगैरह था, जनरल जानकारी रहती है कंप्यूटर में, उसको सेव करके रखता है। फिर हमारे पास में है PSU, है ना, पावर सप्लाई यूनिट बेसिकली हमारे पास में होती है। और इसके बारे में जो हमारा SMPS होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, उसको भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। NIC हमारे पास में होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो नेटवर्क इंटरफेस जो लैन कार्ड हम लोग बोलते हैं उसकी बात हो रही है। फिर हमारे पास में है GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारे पास में जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है GPU, है ना, यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखना इन लोगों के भी क्या क्या काम है वो हमको पता है, इसका काम का लिखा है यहाँ पे। तो अगर अच्छी मशीन आपको बनानी है, ग्राफिक का काम करना है, आपको ग्राफिकली कुछ डिजाइन करना है, गेम खेलना है, तो वहां पर आपको GPU की आवश्यकता होगी। अगला हमारे पास में है, किसी डॉक्यूमेंट को बाद में बुक की तरह बाइंड किया जाना है और अंदर वाली एज पर अतिरिक्त स्पेस चाहिए, इसके लिए कौन सी मार्जिन सेटिंग विशेष रूप से उपयोग की जाती है? आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो और फाइनली बाद में जाके आपको उसके बुक में कन्वर्ट करना है, बुक बाइंड करना है कुल मिला के। तो बुक बाइंडिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? या तो हम स्पाइरल बाइंडिंग यूज करते हैं या फिर बुक बाइंडिंग यूज करते हैं। स्पाइरल जिसमें स्प्रिंग होता है, बुक मतलब सील देते हैं, स्टेपलर लगा देते हैं। तो उसमें अगर हमारे पास मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं छुपा होगा तो जिस तरफ से हम क्या करते हैं उसको बाइंड करते हैं, उस तरफ का डेटा दब जाएगा और वो आपको दिखेगा नहीं। तो हमको एक्स्ट्रा मार्जिन वहां पर छोड़ने की आवश्यकता होती है पेज में, ओरिजिनल मार्जिन के अलावा। उसे हम क्या कहते हैं? हमको बोल रहा है हेडर मार्जिन। हेडर सबसे ऊपर होता है जहाँ पे हम हेडिंग्स वगैरह, डेट टाइम वगैरह, लेसन के नाम वगैरह डालते हैं। तो ये तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। गटर मार्जिन हमारे पास में है, तो गटर मार्जिन हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। गटर मार्जिन वो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है जिसकी सहायता से हम लोग जितना स्पेस हमने छोड़ा है मार्जिन में चारों तरफ से, तो जिधर से बाइंड करना हो, चाहे हमको लेफ्ट से करना हो या टॉप से, दो ही तरफ से होती है, तो इसमें जिधर हमको ज्यादा स्पेस की जरूरत है उधर हम छोड़ेंगे उसको। राइट अलाइनमेंट हमारे पास में टेक्स्ट को हमने राइट साइड भेज दिया, वही रहेगा। टैब स्टॉपर हमारे पास में होता है, ऊपर इसके रूलर में आपको दिखेगा, बॉक्स कलर का इस तरीके से होता है वो स्टॉपर, है ना। तो टैब को स्टॉप कर देता है, उसके आगे कर्सर आपका मूव नहीं करता है, ये भी याद रखना।
अगला हमारे पास में है, कौन सी पेज ओरिएंटेशन में पेज की विड्थ उसकी हाइट से अधिक होती है। हमारे पास में कंप्यूटर में सिर्फ दो ही तरह के क्या होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होते हैं। एक हमारे पास ये वाला होता है, पोर्ट्रेट होता है। एक हमारे पास इस तरीके का होता है, इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज कैसा होता है, ऐसा ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल होता है। और लैंडस्केप जो होता है इसमें हमारा कैसा होता है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है। तो हमारे पास में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो तरह के हमारे पास में क्या होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होते हैं। ठीक, प्रश्न क्या है, ओरिएंटेशन मेक द पेज वाइडर, मतलब हमसे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पेज है जो कैसा होगा, विड्थ तो उसकी ज़्यादा होगी, मतलब चौड़ा होगा। तो हमारे पास में ये कम चौड़ा दिख रहा है, ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है। तो हम सिर्फ विड्थ या चौड़ाई के बारे में पूछेंगे तो क्या जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जाएगा लैंडस्केप। ठीक है। और अगर हमसे पूछता है कि जिसकी हाइट ज़्यादा होती है तब क्या लगाते हैं, हम पोर्ट्रेट लगाते हैं, यहाँ पे वर्टिकल नहीं लगाते, है ना, क्योंकि एक जो ओरिजिनल नाम हमारे पास में वो क्या है, वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो ही होते हैं। अगला प्रश्न है, यूजर द्वारा टेक्स्ट टाइप करते समय प्री डिफाइंड कॉमन टाइपिंग मिस्टेक को ऑटोमेटिकली करेक्ट करने वाला वर्ड फीचर कौन सा है। ये हमारे पास मौजूद होता है कि हम अब टाइपिंग कर रहे हैं तो हमारा जो एमएस वर्ड होता है वो अपने आप जो गलत स्पेलिंग होती है उसको सही कर देता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर कर देता है ना। जो उसको मिलता जुलता लगेगा तो बिना कन्फ्यूजन के रहेगा तो सीधे सीधे उसको बदल देगा, आपके स्पेस देते से उसको करेक्ट कर लेगा। तो जो फीचर हमारे पास में होता है वो कहलाता है क्या, ऑटो करेक्ट कहलाता है, याद रखना। वर्ड काउंट में हमने जितने कैरेक्टर टाइप किए हैं उसकी बताएगा हमारे को ना, नंबर्स कितने हुए। मेल मर्ज में एक कोई पत्र होगा, मल्टीपल लोगों को भेजना है तो वो दिखाएगा। और ट्रैक चेंज में हमारे डॉक्यूमेंट में अगर किसी ने क्या की है, चेंजेस की है, परिवर्तन किए हैं, तो उसको आप देख सकते हो, ट्रेस कर सकते हो उसके लिए। अगला प्रश्न है हमारे पास में, कौन सा फीचर अन्य यूजर को वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ने की अनुमति देते हुए उसकी कंटेंट को फ्रीली मॉडिफाई करने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारे पास में है कि एमएस वर्ड की बात हो रही है, उसको पढ़ने से आपको क्या करना है, रोकना है। मतलब कौन सा फीचर अन्य यूजर को वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ने की अनुमति देते हुए, मतलब पढ़ने की अनुमति तो उसको देना है लेकिन कंटेंट को फ्रीली मॉडिफाई मतलब उसमें करेक्शन करने की परमिशन नहीं देना है। कौन सा फॉर्म जाएगा, वो रीड ओनली फॉर्म वो जाने वाला है। तो हम किसका उपयोग करते हैं उसके लिए, हमको बोल रहा है रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, जूम, सॉर्ट और फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर हमको पता है क्या करता है, ये फॉर्मेट्स को कॉपी करता है। जो हम डिजाइन, फॉर्मेट, कलर, फॉन्ट साइज वगैरह अप्लाई करते हैं उसको कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको अरेंज करना है तो इसके लिए इसका अपडेटेड वर्जन हमारे पास क्या, फिल्टर होता है ना, उसको भी याद रखना। जूम हमारे को पेज को जूम इन जूम आउट करना है, और मैं बहुत बार बता चुका हूँ एमएस वर्ड की बात हो रही है तो पेज को कम से कम 10% जूम और मैक्सिमम 500% तक के जूम हम कर सकते हैं। तो याद रखना इसका आंसर जो है हमारे पास क्या है, वो है रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, है ना, करेक्शन नहीं करने देगा भैया। अगला है, एक ही पैराग्राफ में सक्सेसिव टेक्स्ट लाइन के बीच वर्टिकल डिस्टेंस मुख्य रूप से किससे कंट्रोल होता है। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब कि एक लाइन ये है आपकी, एक लाइन ये है और ये स्पेस, अरे ये कैसा है, वर्टिकल स्पेस है। और हॉरिजॉन्टल स्पेस कहा आता है जहाँ दो वर्ड हो या दो कैरेक्टर हो उनके बीच के स्पेस को हम हॉरिजॉन्टल स्पेस बोल सकते हैं। तो इस वर्टिकल स्पेस को कम या ज्यादा हम लोग करते हैं, इसके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, मैं भी बता रहा हूँ आपको। पहले तो इसका राइट आंसर बता देते हैं, दो लाइनों के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, गटर मार्जिन। अभी हमने देखा कहाँ पर बुक बाइंड करते हैं उसके लिए, तो इसके लिए तो राइट आंसर होगा नहीं। पेज ओरिएंटेशन हमने देख लिया, दो प्रकार के होते हैं, लैंडस्केप, वर्टिकल, तो वो भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। लाइन स्पेसिंग हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, दो लाइनों के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, लाइन स्पेसिंग कहलाएगा, ये याद रखना। पेज नंबरिंग में हम पेज के नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर तो हो गया ये। अब इसका एग्जाम के जो दूसरे क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास में लाइन स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग, तो उसको बताइए आप 1.15, ये क्या होती है, पीटी पॉइंट में होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मान लो आपको उसकी डबल की स्पेसिंग लगाना है, कितनी की, डबल की,
है ना। तो डबल की स्पेसिंग अगर आपको लगानी होगी तो हम शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस हम यूज़ करेंगे 2। और अगर आपसे उसने पूछा कि 1.5 की स्पेसिंग लगाना है तो डबल की हो गई, है ना, मतलब 2 की। अगर आपको 1.5 की स्पेसिंग लगानी होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे तब कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल प्लस 5। इससे क्या होगी, 1.5 की स्पेसिंग वहां पर लग जाएगी। और याद रखना बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 1.15 पीटी। चलिए अगला है, टीचर के पास वर्ड टेबल में स्टूडेंट नेम की लिस्ट है और वह उन्हें ऑटोमेटिकली A to Z के क्रम में लगाना चाहता है, तो कौन सा कमांड सबसे उपयुक्त है। तो ये बेसिक कमांड हमारे पास में अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है उसको, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, A से Z तक की बात हो रही है। तो क्या यूज़ करेगा वो, ट्रांसलेट करेगा क्या, ट्रांसलेट तो जो लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा भाषा में उसकी बात होगी। सॉर्ट, तो हाँ सॉर्ट हमारे प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा बिना किसी संकोच के। रिप्लेस में क्या होगा कि कोई शब्द है, कोई वर्ड है, उसको किसी और नाम से या शब्द से आपको रिप्लेस करना है, बदलना है आपस में, तब रिप्लेस कमांड हम यूज करते हैं। स्प्लिट विंडो, स्प्लिट विंडो बेसिकली हमारी स्क्रीन को दो अलग अलग भागों में बांट सकती है। तो यहाँ इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, हेडिंग को ब्लॉक करने के लिए। हेडिंग वही रुक जाएगी, फिर नीचे से हम पढ़ते 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 चले जाएंगे, तो ऊपर का जो हमारा हिस्सा रहेगा वही के भी फिक्स रहेगा, तो गलत टेबल में हमारी एंट्री नहीं जाएगी। तो स्प्लिट के लिए याद रखना है वहां पर। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर सॉर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा क्लिपबोर्ड रिलेटेड कमांड कॉपीड कंटेंट को ओरिजिनल फॉर्मेटिंग रखने के बजाय किसी दूसरे फॉर्मेट जैसे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में इंसर्ट करने देता है। तो हमारे पास बात हो रही है पेस्ट की, है ना। तो जब भी हम क्लिपबोर्ड की बात करेंगे तो क्लिपबोर्ड में क्या आता है, कट या कॉपी। अगर हमने किया है कंटेंट तो वहां जाकर वो सेव हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो कौन सा कट कॉपी रिलेटेड कमांड कॉपीड कंटेंट को ओरिजिनल फॉर्मेट में रखने के बजाय किसी और फॉर्मेट में भी हमको इंसर्ट करने देता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है किसका, पेस्ट स्पेशल का, जो कि राइट आंसर है। अब पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन को कहाँ मिलेगा, तो होम टैब पे जाएंगे। होम टैब में सबसे पहला जो टूल बॉक्स हमारे पास में उसका नाम क्या है, क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड के अंदर हमको पेस्ट मिलेगा और उस पेस्ट के अंदर हमें पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलता है, इसको याद रखना, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी इसकी शॉर्टकट की होती है, वो भी याद रखेंगे। चलिए फाइंड एंड रिप्लेस हमारे पास में आ गया। तो फाइंड नेक्स्ट है, तो अब ढूंढ रहे हैं हम लोग, और कुछ इसके आगे अगर हमको ढूंढना है तो हम इससे ढूंढ सकते हैं। सेव एज, पहले से कोई फाइल आपके पास सेव है, किसी और नाम से सेव करना तो सेव एज यूज करेंगे। अंडू हमारे पास बेसिकली कंट्रोल जेड कमांड होती है। तो अगर मान लो, है ना, आपने कोई काम किया और उसको वापस रिवर्स करना है, पहले लास्ट कमांड को वापस डिसेबल करना है, तो हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल जेड को। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज में फर्स्ट नेम जैसा प्लेस होल्डर जिसे रिसिप्ट लिस्ट की करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन से रिप्लेस किया जाता है क्या कहलाता है। बात मेल मर्ज की हो रही, एक पत्र बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो वहाँ पे हमको भाई फर्स्ट नेम मतलब नेम फील्ड तो हमको लगेगी वहाँ पे। तो फर्स्ट नेम हो गया। इस तरह से जितने भी प्लेस होल्डर हमारे पास में है जिसमें रिसिप्ट लिस्ट की करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, समझ जाइए पहले क्या बात हो रही है। देखिए हमारे पास में जब भी कोई लेटर हम लोग भेजते हैं उसको एक एनवलप में हम लोग रखते हैं, एनवलप के ऊपर एक पर्ची लगाते हैं, उसको लेबल बोलते हैं। उस लेबल में हमारे पास से बेसिकली नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये सारी चीज़ें होती है। तो उन्हीं चीज़ों की बात की जा रही है, उन्हीं को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फील्ड की। नेम की फील्ड हो गई, एड्रेस की फील्ड हो गई, पिन कोड की, मोबाइल नंबर की, याली फील्ड्स हो गई। तो ये जो सारी फील्ड्स हमारे पास में होती है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हम लोग उसमें हम लोग रखते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, हमारे पास सबसे पहले बात कर रहे हैं फार्मूला फील्ड। तो फार्मूला मेल मर्ज में कहाँ होता है, मेल मर्ज में होता ही नहीं है फार्मूला, तो ये गलत हो जाएगा, वो तो एक्सेल में होगा। पेज फील्ड की बात करें तो पेज फील्ड भी हमारे पास मेल मर्ज में नहीं होती है, याद रखेंगे। हमारे पास फिर बोल रहा मर्ज फील्ड, तो हाँ मर्ज फील्ड जो हमारे पास में होती है ये हमारे पास मेल मर्ज में होती है, इसको याद रखेंगे, ये राइट आंसर है। कैप्शन फील्ड, कैप्शन फील्ड भी हमारे पास में होती नहीं। कैप्शन बेसिकली कोई इमेज वगैरह पे हमको लगाना है तो वहां पे आएगा, तो ये हमको रेफरेंस पे मिलता है, ना कि मेल मर्ज। कौन सा फीचर पैराग्राफ की किसी अकेली लाइन को पेज के टॉप या बॉटम पर
अलग पड़ जाने से रोकने के लिए बनाया जाता है। मतलब हमारे पास में यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि पैराग्राफ है ना, जैसे पैराग्राफ रहता है हमारा 4-5 लाइन 20 लाइन का पैराग्राफ है, तो उसकी एक लाइन का अगर अगले पेज पे चली जाए है ना, या ऊपर की लाइन पहले पेज पे रह जाए, तो ये वाली कंडीशन से बचने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास में आता है जिसको हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद होता है क्या है कि हमारा जो पैराग्राफ है ना वो कभी भी 2 पेज पे नहीं जाएगा, एक ही पेज पर रहने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए याद रखिएगा हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि जो 3 पेज का पैराग्राफ है तो 1 पेज पे आएगा, वो नहीं। भैया आपका 10-12 लाइन का पैराग्राफ है जो आधे पेज के बाद लिखना आपने स्टार्ट किया, फिर वो नए पेज पर उसकी 2 लाइनें चली गई है, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। हमारे पास जो ऑप्शन मिलता है वो यही है। वो कौन सा है? विंडो ऑर्फन कंट्रोल है। विंडो ऑर्फन कंट्रोल जो हमारे पास में है ये, इसका यूज किया जाता है ना। तो विडो की बात कर ले या ऑर्फन की बात कर ले, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, विडो तो आपको पता ही है किसे कहते हैं, ऑर्फन जो अनाथ होता है ना, जो जिसका कोई नहीं होता, तो वो लाइन को वैसा नहीं छोड़ा जाता है। पूरा ग्रुप होता है, पैराग्राफ की पूरी लाइन है, उसमें हम जोड़ दिए जाएंगे, ऐसा मान के चलिए। इसलिए ये वाला वर्ड आर्ट हमको पता ही है क्या होता है। टेक्स्ट के अलग अलग फॉर्मेट, प्री डिफाइंड क्लिप आर्ट की वहाँ पे लेटर्स होते हैं, बढ़िया बेहतरीन कलर डिजाइन में होते हैं, उसको हम वहाँ से ला सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट ये हमको होम टैब पे मिल जाता है। टेक्स्ट को पर्टिकुलर हम हाईलाइट करते, पेज के कलर नहीं करते, सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे तो उभरा हुआ दिखता है। हाईलाइटर हम लोग यूज करते वही वाला है। हाइफरनेशन ओनली, हाइफरनेशन की अगर हम बात करें तो जैसे हम कॉपी में कोई लाइन लिखते हैं, लिख रहे मान लो कोई वर्ड बड़ा आ गया था, आधा हिस्सा वहां रख के बीच में एक डैश लगा के बचा हिस्सा नीचे लिख देते हैं, तो जो हमने डैश लगाया उसी को हाइफन कहते हैं। तो एमएस वर्ड भी हमको ऐसी सुविधा देता है कि लास्ट में कोई बड़ा वर्ड आ गया तो आधा वही रुक जाएगा, उसमें हाइफन लग जाएगा, डैश लग जाएगा, बचा हिस्सा सामने की तरफ आ जाएगा, ताकि पढ़ते समय हम समझ जाए कि पूरा एक ही वर्ड है और एक साथ हम पढ़ सके। तो वो होता है हाइफरनेशन होता है हमारे पास। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर पहले ही वाला है। एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज अगले अवेलेबल प्रीसेट साइज तक बढ़ाने के लिए सामान्यतः कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? देखिए अभी तो ये सिंपल है, लेकिन यहाँ पे अगर ब्रैकेट के साथ में लिखा रहता, कंट्रोल ब्रैकेट अगर लिखा रहता है ना, तभी क्वेश्चन हार्ड हो सकता था। याद रखिए कि प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल प्रीसेट, मतलब जो पहले से हमारे पास में है। तो एमएस वर्ड में जहाँ से ड्रॉप डाउन विंडो पे हम क्लिक करते हैं ना, जैसे हमारा फॉन्ट का साइज आते हैं नीचे की तरफ, तो उसकी बात कर रहा है कि वहाँ पे हमारे पास में 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है ना, ये वाले जो हमको मिलते हैं। इसके बाद 12 के बाद क्या मिलेगा? 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, इस तरीके से हमको मिलते हैं। तो जब भी मान लो हमने फॉन्ट का साइज ये सेट कर दिया, अब हम चलाएंगे कौन सी? कंट्रोल शिफ्ट प्लस गेटर देन। फॉन्ट का साइज की क्या बात कर रहा है? वो फॉन्ट का साइज बढ़ाने की बात कर रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस गेटर देन, फॉन्ट के साइज को बढ़ाने की बात करेंगे। तो हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा? 10 था तो वो 11 पे आएगा, फिर 12 पे, इस तरीके से फॉन्ट का साइज बढ़ता है, याद रखना। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट गेटर देन। कम करना रहेगा तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। कंट्रोल आल्ट डिलीट अगर हम प्रेस करते हो तो अपने सिस्टम सेटिंग हम ओपन कर सकते हैं, और आल्ट F4 से हम क्लोज कर पाएंगे, है ना। पुराने जो कंप्यूटर थे उसमें कंट्रोल आल्ट डिलीट से कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता था। सॉफ्ट बूटिंग की शॉर्टकट की के रूप में भी इसको जानते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, आउटगोइंग इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए मेल सर्वर तथा ईमेल क्लाइंट्स द्वारा मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? हमारे से ऐसे प्रोटोकॉल की बात की जा रही है जो मेल को सेंड करेगा, फॉरवर्ड करेगा, भेजने के लिए, है ना। तो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए बस ये इसको पकड़ लो और सीधे चिपका दो। कहाँ पर? यहाँ पर। क्या हमारे पास भेजना है तो क्या आएगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर करना, भेजना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे हमारे पास में है एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल है, एड्रेस के लिए। हमारे पास में IMAP है, इंटरेस्ट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, तो इसको याद रखिएगा। HTTP हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो इनको भी याद रखिएगा। अगला है, कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल परंपरागत रूप से मैसेजेस को मेल सर्विस से क्लाइंट पर डाउनलोड करता है और कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार सर्वर से उन्हें रिमूव भी करता है? ठीक है, तो हमारे से पूछ रहा है एक ईमेल, यहाँ पे बात किसकी हो रही? प्रोटोकॉल की। परंपरागत मतलब पहले से चला हुआ है। मैसेज को मेल सर्वर से क्या करेगा? वो क्लाइंट के कंप्यूटर पे डाउनलोड कराएगा, साथ में कॉन्फ़िगर के अनुसार सर्वर से उसको हटा भी देगा अपने आप। तो वो हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस लगा तो सिक्योर भी आ गया, ये वेबसाइट के लिए, वेब ब्राउजर पे काम करेगा। SMTP हमने भी देखा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है भेजने के लिए।
POP3 हमारे पास में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ये 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग वर्जन में हमारे पास में। डोमेन नेम सिस्टम हमारे पास क्या है, मेल को क्लाइंट तक पहुंचाना भी है और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हटाना भी है, तो वो हम लोग यूज करते हैं किसका, हम लोग यूज करते हैं POP प्रोटोकॉल। और याद रखना SMTP प्रोटोकॉल जो हमारे पास में होता है मेल को भेजने के लिए होता है, ठीक, और प्राप्त करने के लिए IMAP प्रोटोकॉल और POP जो प्रोटोकॉल होते हैं ये रिसीव करने के लिए होते हैं, ये याद रखना। एक IP वर्जन 4 एड्रेस में कुल कितने बिट्स होते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड होते, बहुत बार रिपीट है, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। हमको बोल रहा है कितना IP वर्जन 4 में, तो IP वर्जन 4 अगर आपने देखा होगा 192.168.1.1 ऐसे लिख दिया। अब ये हमारे पास में क्या है, IP एड्रेस हो गया, क्या है, IP वर्जन 4 का है। IP वर्जन 4 के एड्रेस कम पड़ने लगे थे, इसलिए फिर बाद में IP वर्जन 6 की जरूरत हमको पड़ी और अभी दोनों चल रहे हैं। तो ये कितने बीट का होता है, देखिए इसका एक सेक्शन बनता है ना, ये बनता है हमारे कितना 8 बीट का, ठीक है, ये वाला भी कितने का है 8 का, ये वाला भी कितना 8 का, ये वाला भी 8 का, एक एक सेक्शन कितने कितने बीट का होता है भैया, 8 बीट का होता है, 255 तक के जाना है उसको। अब अगर हम देखें तो 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 चौक कितना हो जाएगा भैया 32, तो ये 32 क्या हो गया बिट। तो IP वर्जन जो 4 हमारे पास में होता है कितने बीट का है, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो हम क्या लगाएंगे 32 बीट, क्योंकि इसमें क्या है ऑक्टेल है ना, और जबकि इसमें हमारे पास जो IP वर्जन 6 रहता है उसमें हेक्साडेसिमल रहता है, तो उसमें कितने बन जाते हैं हमारे 128 बीट, है ना। और इसको सॉल्व करना है तो कैसे निकालना अगर हाँ आपको, तो कैसे, जैसे ये हमारे पास क्या है 32 है, तो 2 की घात कितनी लगा दो 32, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके IP एड्रेस कितने बन सकते हैं वो निकलेंगे। IP वर्जन 6 की बात करेंगे तो 2 की घात 128, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या जाएंगे कि IP वर्जन 6 में हम लोग कितने IP एड्रेस बना सकते हैं, करिएगा सॉल्व उसको, फुर्सत में टाइम रहेगा तब, है ना। फिलहाल याद रखना हमारे प्रश्न का क्वेश्चन नंबर क्या है, मतलब IP वर्जन 4 के लिए पूछ रहा है तो उसके लिए 32 बीट है। हमारे पास अगला है क्वेश्चन, डोमेन नेम college.ac.in में कौन सा भाग कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है, इसको याद रखना। TLD पूछता है, TLD क्या बोलते हैं इसको हम, टॉप लेवल डोमेन, TLD का फुल फॉर्म बोलेगा बता देना, टॉप लेवल डोमेन ये लिखा है। हमको बोल रहा है कंट्री कोड, तो कंट्री कोड किसी भी वेबसाइट में क्या होता है, बिल्कुल लास्ट में होता है। जैसे हमारे पास में ये क्या बोल रहा है, कॉलेज AC और इन बोल रहा हमको, तो यहाँ पर जो इन है ना ये क्या है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ की वेबसाइट है, इंडिया की है, तो इसलिए कंट्री कोड में क्या आएगा IN आएगा, तो IN आ गया आपका, है ना। बाकी यहां से लेके यहाँ तक क्या है, ये पूरा डोमेन नेम ही है, ऐसा भी याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगला है, प्राइवेट सेशन बंद होने के बाद, अच्छा ऊपर कहीं से प्रश्न है, ये यहां से प्रश्न है, ब्राउजर के प्राइवेट इंट्रीगो मोड के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है ना। तो चाहे प्राइवेट विंडो आपको ओपन करनी है या हम बोलते हैं इनकॉग्निटो विंडो जो रहती है, इसके बारे में सुन लीजिए, प्राइवेट है इनकॉग्निटो। देखिए होता क्या है कि हम लोग को वेब पर इंटरनेट पे काम करने होते हैं, हम चाहते हैं कि हम सेपरेटली काम कर ले और उसका जो हम काम करें, सर्चिंग करें, जो भी हम काम करें वो उसकी हिस्ट्री में सेव भी ना हो। तो हम एज अ प्राइवेट विंडो उसी में, आप कोई भी वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो उसी में हम लोग ओपन कर सकते हैं प्राइवेट विंडो को। इसको ओपन करने का शॉर्टकट की आपसे पूछेंगे ना प्राइवेट या इनकॉग्निटो के लिए, तो इसको बता देना, आप क्या बता देना, Ctrl+Shift+ क्या बताना उसको N, Ctrl+Shift+N अगर प्रेस कर लिया तो वो अलग से खुल जाती है विंडो, सेपरेट खुलेगी वो। और ये मान के चलो कि प्राइवेट विंडो है वो, उसमें आप जो भी काम करोगे वो ब्राउजर सेव उसको नहीं करता है, तो आपकी हिस्ट्री में भी नहीं आएगा वो। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला ऑप्शन बोल रहा है प्राइवेट सेशन बंद होने के बाद यह सामान्यतः लोकल ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं करता है, तो सेव नहीं करता ये तो मैंने बताया बिल्कुल सही है। प्रश्न था क्या, सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये तो उपयुक्त है भैया, है ना, कि सेशन बंद हो जाएगा उसके बाद वो सेव करेगा क्या, नहीं करेगा, उसके लिए तो यूज ही करते हैं उसका। यह यूजर को हर वेबसाइट और ISP से पूर्णतः इंस्टॉलेशन बना सकता है, तो एनोमेंस बना के नहीं रखेगा ये, है ना। क्या बोल रहा है वो, ये यूजर को हर वेबसाइट और ISP से पूर्णतः एनोमेंस बना के रखेगा, तो ये नहीं, ये गलत होगा।
यह कंप्यूटर का सारा क्या है मालवेयर ऑटोमेटिकली हटा देगा? तो नहीं, एंटीवायरस थोड़ी ना है, वो नहीं हटाएगा। बोल रहा है यह यूजर का आईपी एड्रेस स्थायी रूप से बदलता है? तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, क्या करेगा वो उसका सिर्फ इतना हम लोग लाभ ले सकते हैं कि जैसे हमारा सेशन बंद हो जाएगा उसके बाद जो लोकल ब्राउजिंग हिस्ट्री है ना, उसको वो क्या करेगा, सेव नहीं करेगा। मतलब उसके अंदर डेटा जो है वो सेव नहीं होने वाला है, ये याद रखिएगा बस। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग उसका सेंट्रल कोर होता है? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेंट्रल भाग होता है उसके मतलब उसकी मुख्य कोडिंग जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं कर्नेल, है ना। तो चाहे बात मुख्य कोडिंग की बात हो या ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कोर की बात हो, हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? हमेशा कर्नेल होने वाला है। इसके क्वेश्चन ज्यादातर लाइनेक्स के लिए आते हैं पर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आंसर सेम होगा। क्या है उसका आंसर? उसका आंसर है कर्नेल। स्प्रेडशीट जो एक्सेल की सीट आती है रो और कॉलम में जिसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी बात है। ब्राउजर अलग अलग प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं, मैंने आपको पहले से बता के रखा हूँ। 10 वेब ब्राउजर 10 सर्च इंजन के नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं वो, है ना। और एंटीवायरस के नाम भी याद कर लीजिएगा। कंपाइलर ओनली, तो ये कंपाइलर तो होगा नहीं। कंपाइलर क्या, ट्रांसलेटर हमारे पास में वो नहीं है। क्या आएगा? वो कर्नेल आएगा। जब 2 या अधिक प्रोसेसर अनिश्चित समय तक ब्लॉक्ड रहते हैं क्योंकि प्रत्येक ऐसे रिसोर्स की प्रतीक्षा कर रहा है जो किसी दूसरे प्रोसेस के पास है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? देखिए, ऐसा अक्सर होता है कि कोई प्रोसेस चल रही है, दो प्रोसेस चल रही है ना, और दोनों रास्ता देखे कि भैया इसकी पूरी हो तो मैं आगे जाऊँ, इसकी पूरी हो तो मैं आगे जाऊँ। 2 लोग खड़े हैं, है ना, और दोनों एक दूसरे की रास्ता देख रहे हैं कि भैया ये चले जाए तो फिर मैं जाऊँ, और सामने सोच रहा है कि ये चले जाए या फिर मैं जाऊँ, है ना। कुल मिला के बात ये हो रही है कि 2 प्रोसेस चल रही है, दोनों एक दूसरे की रास्ता देख रही है कि ये कंप्लीट हो तो मैं मेरा काम शुरू करूं, और दूसरा सोच रहा है कि इसका कंप्लीट हो तो मेरा काम शुरू करूं। इस स्थिति में दोनों ही काम कर रहे हैं क्या? नहीं काम कर रहे। और जब दोनों काम करेंगे नहीं तो किसी का भी पहले नहीं होगा, किसी का पहले होगा नहीं तो दूसरी किसी की भी प्रोसेस चलने वाली नहीं है। ये स्थिति होती है हमारे कंप्यूटर में, कौन सी? डेड लॉक वाली स्थिति। ऐसी स्थिति में उनको दोनों को क्लोज कर दो भैया, फिर नए सिरे से स्टार्ट करो, तब चलेगी। तो याद रखना, स्पूलिंग में बता चुका हूँ, प्रिंटर के लिए हम लोग यूज करते हैं जिसमें एक क्वी या सीक्वेंस में डेटा जाता है, उसको याद रखना है। बूटिंग प्रोसेस कंप्यूटर को चालू करने की प्रोसेस है। एक वार्म बूटिंग और हार्ड बूटिंग, दोनों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। चाहे वार्म हो, चाहे हार्ड हो, चाहे हार्ड बूटिंग हो या सॉफ्ट बूटिंग हो, है ना, हम लोगों ने सबकी बात कर ली है। पेजिंग हमारे पास में, पेजिंग इसको भी हम लोगों ने देख लिया है ना। कहाँ पर? MS वर्ड में हमने इसको देखा हुआ है। विंडो में कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल को दर्शाता है? फाइल एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो फाइल एक्सटेंशन आपने तैयार कर लिए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है कि काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ मैं, 15-20 दिनों से। तो आप लोगों ने फाइल एक्सटेंशन शॉर्टकट की और फुल फॉर्म तैयार कर लिए होंगे, तो उसकी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। फिलहाल हमसे ये इजी क्वेश्चन है हमारा, फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है किसका? एग्जीक्यूटेबल फाइल का। तो हम यही से उठा लेंगे, क्या होगा? EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल का हो गया। ये डॉक्यूमेंट, ये MS वर्ड की फाइल का हो गया। ये टेक्स्ट मतलब नोटपैड की फाइल का हो गया। और JPG हमारे पास में इमेज की फाइल का एक्सटेंशन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी फाइल के हिस्से मैग्नेटिक डिस्क पर नॉन कंटीजियस लोकेशन में स्टोर हो जाते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? नॉन कंटीजियस लोकेशन मतलब कि ऐसी लोकेशन जहां पे उसको रहना चाहिए था, जहां उसके लिए स्पेसिफिक क्या है भैया? जगह बनी हुई है, तो वहां पर ना जाकर फालतू जगह पे चला गया, तो हम क्या बोलेंगे उसको? कि अव्यवस्थित हो गया या बिखरा हुआ है ना, सही जगह पे नहीं गया तो कहीं भी पड़ा हुआ है, फिर उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग, आपको याद होगा हम लोगों ने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़े थे, तो वहां पर हमने डीफ्रेगमेंटेशन पढ़ा हुआ था कि बिखरी हुई फाइलों को व्यवस्थित करने की प्रोसेस डीफ्रेगमेंटेशन कहलाती है, और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वही वर्ड हम यहाँ पर देख के आएंगे, क्या आएगा? फ्रेगमेंटेशन। बिखरा हुआ है मतलब अभी जो स्थिति है कैसा है? वो बिखरा हुआ है, तो क्या कहलाएगा? फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। व्यवस्थित करेंगे तो डीफ्रेगमेंटेशन होगा, पर हमसे क्या बोल रहा है कि बिखरा हुआ है, कि कहीं पे भी जाके वो पड़ा हुआ है, तो वो फ्रेगमेंटेशन। ऑथेंटिकेशन, वैसे वेरीफाई या परमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इंक्रिप्शन, डेटा को विशेष प्रकार के चिन्हों में बदलने के लिए करते हैं, डेटा इंक्रिप्ट करके भेजा जाता है। वापस सिफरटेक्स्ट का यूज करते हैं हम लोग। हमारे पास में कंपाइलेशन, तो डेटा को जो कोड रहते हैं
उनको ट्रांसलेट करके कंपाइल करने के लिए या एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ट्रांसलेशन की मेथड होती है, याद रखना कंपाइल करना। अगला क्वेश्चन है ग्राफिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा स्क्रीन एरिया सामान्यतः रनिंग एप्लीकेशन के बटन्स आइकन दिखाता है और सिस्टम फंक्शन तक क्विक एक्सेस देता है। ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो GUI हम लोग यूज करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जितने भी विंडोज की हम बात कर ले, मोबाइल के एंड्रॉइड की बात कर ले, जितने भी हमारे पास है इस तरीके के, उसमें जब भी कोई एप्लीकेशन खुली हुई रहती है ना, तब उसके बटन्स और आइकन्स क्या करता है, आपको दिखाता है। और सिस्टम फंक्शन मतलब आपके कंप्यूटर में जो भी आपको चीजें करनी है, जितने फंक्शन से टूल है, वहां पर क्विक एक्सेस मतलब तेजी से जाने की सुविधा आपको देता है, वो क्या कहलाता है। हमारे पास में है स्टेटस रिकॉर्ड। तो स्टेटस रिकॉर्ड तो हमारे पास में नहीं होता है, लॉग फाइल हमारे पास जरूर होती है, स्टेटस बार हमारे पास में होता है, रिकॉर्ड नहीं। टाइटल पेज, तो टाइटल पेज बेसिकली हमारे पास जो हम फाइलें तैयार करते हैं उसमें MS वर्ड में हमको टाइटल पेज मिलता है कि टाइटल लगाने के लिए। अदरवाइज हमारे पास में टाइटल की जगह हमारे पास में क्या, पेज की जगह टाइटल बार होता है ऊपर की तरफ, है ना, जिसमें फाइल का नाम हमको दिखता है और वहाँ पे विंडो कंट्रोल कीज भी होती है। फार्मूला बार है, तो फार्मूला बार हमारे पास में, क्योंकि प्रश्न हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, तो मैं सीधे सीधे आपको बताऊँ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज़ें नहीं होती है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या क्या हमारे पास फार्मूला बार कहाँ पे होता है, फार्मूला बार हमारे पास MS एक्सेल में होता है, ठीक। तो विंडोज में तो नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम में तो नहीं होता है। टास्क बार जो हमारे पास में, ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, और ये विंडोज में होता है, सबसे नीचे जो पट्टी होती है टास्क बार। हमने कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर ओपन किया तो उसमें हमको दिखते रहता है, मिनिमाइज कर दो वहीं पे आता, वहीं पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं हम लोग, वाला याद रखना टास्क बार। अगला क्वेश्चन है एक्सेल का कौन सा फंक्शन परंपरागत रूप से टेबल के फर्स्ट कॉलम, पहला जो कॉलम है, मैं वैल्यू सर्च करके उसी रो के किसी अन्य कॉलम से करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न करता है। हमारे पास इस तरीके से क्या होता है, ये कॉलम होते हैं, है ना। तो हमारे पास उसी की बात कर रहा है कि इसी कॉलम की बात कर रहा है, वर्टिकल कॉलम की, और कोई कॉलम होगा उसके करस्पॉन्डेंस, है ना, वैल्यू रिटर्न कर देगा उसकी, बस ये हमसे पूछ रहा है। तो इतना सब छोड़ो, सीधे हम जाते हैं पॉइंट पर। हमसे क्या पूछ रहा है, वो फंक्शन मतलब एक्सेल के किसी फॉर्मूले की बात कर रहा। टेबल के फर्स्ट कॉलम मतलब किसमें, हमको कॉलम में किसी डाटा को क्या करना है, सर्च करना, बस खत्म क्वेश्चन। हमको ऐसा फंक्शन या फार्मूला ढूंढना है जो MS एक्सेल में किसी कॉलम में क्या करे, सर्च करके दे। तो कौन सा हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं फॉर्मूला, उसकी बात हो रही है। तो सर्च करना है तो हमारे पास होता है क्या, लुकअप कमांड होता है ना। अब चूंकि हमको कॉलम में सर्च करना है तो मैं इसके पहले ही बता चुका हूं, ये क्या होता है आपका वर्टिकल, और ऐसा क्या होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो क्या लगा देना है, बस आपको लुकअप लगा देना है। कॉलम में ढूंढना है तो राइट आंसर क्या आएगा, लुकअप आ गया। अगर रो में ढूंढना रहता ऐसा हमको हॉरिजॉन्टल में ढूंढना पड़ता, तब राइट आंसर क्या आता, हमारे पास आ जाता H लुकअप। और अभी जो लेटेस्ट एडवांस एक्सेल में हमारे पास में, इन दोनों को एक साथ अगर यूज करना तो क्या यूज करेंगे हम, X लुकअप, दोनों एक साथ चलेगी उसमें। तो वर्टिकल सर्च करना है तो V लुकअप, हॉरिजॉन्टल सर्च करना है तो H लुकअप, दोनों साथ में चलाना है तो क्या लगा देंगे हम, फिर हम X लुकअप लगा देंगे, ठीक। राउंड नंबर्स को राउंड करने के लिए काउंट इफ, काउंट कमांड चलेगा इफ कोई एक कंडीशन के साथ में। SQRT किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगला प्रश्न, एक्सेल का कौन सा फीचर स्पेसिफाइड रूल्स पूरी होने पर सेल की अपीयरेंस ऑटोमेटिकली बदलता है। जैसे 40 से कम मार्क्स को हाईलाइट करना, तो हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी तभी तो होगा। तो एक्सेल में फीचर स्पेसिफाइड रूल्स मतलब पहले से उसके अंदर कोई रूल मौजूद है भी, हमको अलग से कुछ नहीं करना है। कंडीशन लगेगी सिर्फ सेल की अपीयरेंस ऑटोमेटिक में, सेल का अपीयरेंस मतलब कलर वगैरह उसका चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं, कलर वगैरह चेंज होगा, फॉर्मेटिंग चेंज होगी कुल मिला के। किसकी, जिसके नंबर 40 से कम हो वो अपने आप हाईलाइट होने लग जाए, ठीक। तो वहां पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, आप याद रखना यहाँ पर कलर की बात हुई है। ये क्या लिखा है, अपीयरेंस की, मतलब क्या है, कलर जो थीम है सिर्फ उसकी बात हो रही है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कहां से, वहीं से हमारे MS एक्सेल में जाएंगे हम लोग, और हम लोग यूज करने वाले क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग,
क्या यूज करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वहां जाएंगे, अप्लाई करेंगे, उसमें हम लिख देंगे कि 40 से कम वाले लाल कलर के हो जाए तो लाल कलर के हो जाएंगे, 40 से कम वाले हमने बोला हरे कलर के तो हरे कलर के हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं वहां पर, है ना। तो याद रखना क्या कहलाता है, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है और एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, ये फिक्स करता है कि उस कॉलम में या उस सेल में वही डेटा है जिसको परमिशन है कि जैसे नंबर के लिए सेट करते तो उसमें नंबर ही नंबर आएंगे, है ना। और हमने बोल दिया कि उसमें 10 अंक का नंबर आना है उसमें, तो उसमें 10 का ही आएगा, 9 का भी नहीं आएगा और 11 का भी नहीं आएगा, 10 का मतलब 10 का, है ना। वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फ्री स्पैन, रो और कॉलम को हम लोग फिक्स कर सकते हैं ताकि एंट्री गलत जगह नहीं हो। पेज ब्रेक प्रीव्यू, है ना। तो पेज ब्रेक तो आपको पता ही है ना कि लाइन ब्रेक हमारे को मिल जाता है, और पेज ब्रेक जो प्रीव्यू हमारे पास में होता है बेसिकली पेज का जो व्यू है उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है कि पेज ब्रेक हमारे पास में अलग होता है और व्यू अलग होता है, ठीक है। तो व्यू में हमारे पास मिल जाता है पेज लेआउट व्यू मिलता है कि पेज हमको उसमें पूरा पूरा, हालांकि हमारे पास इसका एक्सेल का क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की याद रखना कंट्रोल F2 जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। स्प्रेडशीट टर्मोलॉजी में वह फाइल जिसमें एक या अधिक वर्कशीट हो सकती है उसे क्या कहते हैं। तो स्प्रेडशीट टर्मोलॉजी मतलब स्प्रेडशीट के जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे पास में है, चाहे एक्सेल हो, चाहे कैल्क हो, या लोटस 1 2 3 है, यहाँ पे स्प्रेडशीट पे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा उसमें क्या होगी, वर्कशीट होती है, तो क्या बनती है, तो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से निर्माण होता है किसका भी, या सेल का। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल का निर्माण होता है। बहुत सारी सेल मिलकर किसका निर्माण करती है, वर्कशीट का निर्माण करती है। और बहुत सारी वर्कशीट मिलकर, है ना, बहुत सारी वर्कशीट मिलकर निर्माण करती है किसका, वर्क बुक का। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर आएगा क्या आ जाएगा, वर्क बुक आ जाएगा। याद रखना रेंज की बात है कि हम A1 से लेकर A10 तक के यूज कर रहे हैं, तो बीच में हम क्या रेंज के लिए यूज करते हैं किसको, हम लोग यूज करते हैं कॉलन को। 2 बिंदी लगाएंगे। कौन सा फंक्शन स्पेसिफाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग में मौजूद कैरेक्टर्स की संख्या स्पेस सहित रिटर्न करता है। अच्छा फंक्शन है, एग्जाम में पूछता है और इंपॉर्टेंट है। कौन सा फंक्शन स्पेसिफाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग मतलब कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग लिख दी हो, मान लो यहाँ पे ऐसा लिख दिया हो, राज कंप्यूटर, ऐसा लिख दिया। अब यहां पर क्या है कि हम लगाएंगे, क्या बोल रहा है वो, कैरेक्टर्स की संख्या स्पेस के सहित। तो यहाँ पे राज कंप्यूटर लिखा हुआ है, एक राज कंप्यूटर और लिख देता हूं कि मैंने लिख दिया राज कंप्यूटर, है ना। और आपको बोल देगा कि इसमें आपने फार्मूला लगा दो भैया, किसका लगा दो, इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या, लैन का लगा दिया, है ना। इसमें भी क्या लगा दिया हमने, ब्रैकेट लगा दो और फार्मूला लगा दिया हमने लैन का, इक्वल। कोई भी फार्मूला किससे लगेगा भैया, इक्वल से स्टार्ट होगा, याद रखना। अभी लगा दी। अगर हम क्या बोल रहा है, कैरेक्टर की संख्या निकालनी है स्पेस सहित, तो यहाँ पे राज कंप्यूटर लिखा है, बीच में स्पेस है तो इसको भी वो काउंट करता है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो नहीं काउंट करेगा। तो कुल मिला के ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में रखा जाएगा और आपसे पूछेगा इसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे ऊपर वाले की हम बात करें तो लाइन लिखा हुआ है, इसकी लेंथ नापेगा, तो 1 2 3, ये खाली स्पेस 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 1 TR 12, है ना। कितने आएंगे हमारे पास में, इसका आंसर आ जाएगा 12। जब इसको नापेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आएगा इसका, इसके आएंगे 11 आंसर। तो याद रखना खाली स्पेस जो होगी हमारे पास में उसको भी काउंट करता है, कैरेक्टर्स को काउंट करता है। तो आप ऐसे से याद रखना, लेंथ का मतलब होता है भैया लेंथ, क्या क्या नापेगा इसमें, कितने कैरेक्टर्स है, और खाली स्पेस को भी वो एक कैरेक्टर नाप के और फिर आंसर दे देने वाला है। तो बस इतना याद रखना, बस और कुछ नहीं। लेफ्ट वाला क्या करता है, लेफ्ट के साथ आपको ऐसा मिलेगा, इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट मिलेगा और यहाँ पे लिखेगा 5 और 2, इस तरीके से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या बोल देंगे आपकी, लेफ्ट में 5 से लेके 2 कैरेक्टर निकाल दो, तो निकाल के आपको दे देगा, ठीक। या आपको सीधे लेफ्ट से 5 लिखाएगा तो लेफ्ट के सीधे 5 निकाल के दे देगा। तो ये आपको लेफ्ट से कैरेक्टर बाहर निकालने के लिए देने वाला है। सम जोड़ने के लिए मैक्स आपको मैक्सिमम संख्या ज्ञात करने के लिए है, याद रखना। अगला प्रश्न है, अटैकर सही पासवर्ड मिलने पर बहुत बड़ी संख्या में पॉसिबल पासवर्ड्स को लगातार ट्राई करता है।
इस टेक्निक को सबसे उपयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ये बहुत कॉमन मेथड होती है पासवर्ड हैक करने की, है ना, जिसमें अगर आपको उस सामने वाले व्यक्ति के पास में आपके पासवर्ड का उसके पास अगर हिंट होगा तो फिर वो काम करता है इस पे ठीक है, या आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास में है तो भी इस तकनीक का वो यूज करता है। हमारे पास में पहला है ब्रूट फोर्स अटैक, फॉर्मेटिंग अटैक, कंप्रेशन अटैक और रेंडरली अटैक। तो रेंडरली अटैक जो है ये भी पॉसिबल है थोड़ा सा उस हद तक के, लेकिन पूरा वैसा नहीं है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने वाला है, ये कुछ भी कहीं से भी कोई सीक्वेंस में कर लेगा बस। कंप्रेशन अटैक हमारे पास में नहीं होता और फॉर्मेट अटैक भी हमारे पास में नहीं होता। हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक जो होता है इसमें लगातार आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग लगातार नए नए पासवर्ड जनरेट कर करके अप्लाई किए जाते हैं और बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। ठीक है, इसके सॉफ्टवेयर भी आते हैं और मैन्युअली इंसान करता है कि लगातार अलग अलग पासवर्ड डाल के और आईडी ब्रेक या पासवर्ड ब्रेक करने का प्रयास करता है। तो ये ब्रूट फोर्स रहता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी सस्पिशियस फाइल को अलग कर देता है ताकि वह सामान्यतः एग्जीक्यूट ना हो सके या अन्य फाइल को प्रभावित ना करे तो कहा जाता है कि फाइल को खाली स्थान में रखा गया है ना। ये प्रश्न मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे लॉकडाउन के दिन याद आ जाते हैं कि जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति था, है ना, तो उसको क्या कर दिया जाता था, उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता था, एक तरफ रख दिया जाता था, है ना। वैसे हमारे कंप्यूटर में कोई सस्पिशियस फाइल होगी, है ना, तो उसको अलग कर देते हैं, है ना, ताकि वो सामान्य एग्जीक्यूट ना करे और अन्य फाइल्स को प्रभावित ना करे। तो क्या करना है, उसको क्वारंटाइन कर देना है। तो कैश होगा क्या आंसर? नहीं। क्लिपबोर्ड हमको पता है क्या होता है। क्वारंटाइन जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, हमको पता है ना। रिसाइकल क्यों नहीं होगा, क्या होगा, एक तरफ रख दो, उसको बाद फुर्सत कर दो, बाकी के इसके आंसर आपको पता ही है। चलिए, तो ये हमारे पे आज हो गया कितने 13 नंबर का वीडियो हो गया और इसके पहले की लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी आई बटन में और पुरानी सारी जो लिंक है हमारे पास में डिस्क्रिप्शन में है। बस आपको क्या करना है, आप सिर्फ पढ़ो, है ना, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अगर हाइप का ऑप्शन मिलता है तो वो भी लगा दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के इसको आप शेयर कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, आप लोग करिए तैयारी, तब तक के लिए जय हिंद।